हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं टीम थंडर वर्सेस टीम आइस वर्सेस टीम फायर वर्सेस टीम वाटर के बीच में। जी हाँ, आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो एक एलिमेंट बैटल वीडियो होने वाली है, यानी कि जितने भी इस बैटल में सुपर हीरो होने वाले हैं वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट से संबंधित होने वाले हैं जो उनको पावर्स प्रोवाइड करने वाला है। और नॉट इवन सुपर हीरो, काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम एज सुपर हीरो कंसिडर नहीं कर सकते, उनको हम एज ए सुपर ह्यूमन कंसिडर कर सकते हैं, या फिर वो कुछ गेमिंग यूनिवर्स से भी है। तो हाँ, ये वीडियो सिर्फ सुपर हीरो यूनिवर्सेस तक सीमित नहीं रहने वाली है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड न्यू होने वाली है। सो बी श्योर आप वीडियो में एंड तक तो यार जरूर ही बन रहे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, प्लीज उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। नाउ ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि टीम थंडर वर्सेस टीम आइस वर्सेस टीम फायर वर्सेस टीम वाटर की। पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इन जो चारों टीमों की मैंने बात की अभी, इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टीम थंडर की। तो एज ऑब्वियस उसमें आते हैं थॉर, स्ट्रोम, माइटी थॉर एंड ओडिन एंड शज़ैम। नाउ अब जो टीम आइस है उसमें आती है फ्रोजन से एल्सा, आइसमैन, लोकी, मिस्टर आइस एंड मॉर्टल कॉम्बैट से सब जीरो। नाउ अब अगर बात करूं मैं यहाँ पर टीम फायर की, तो उसमें आते हैं ह्यूमन डॉज, गोस्ट राइडर, हीट ब्लास्ट, जी हाँ बेंटन वाला, स्कॉर्पियन, मॉर्टल कॉम्बैट वाला एंड लूसीफर, मॉर्निंग स्टार। अब अगर बात करूं मैं यहाँ पर टीम वाटर की, तो उसमें आते हैं एक्वामैन, मेरा, वाटर हैजर, हाँ बेंटन वाला, पर्सी जैक्सन, हाँ वो मूवी वाला जो इसकी एक मूवी आई थी पर्सी जैक्सन। लास्ट में आता है पोसाइडन, वो भी डीसी से। नाउ अगर आपको जानना है कि जब ये आपस में बैटल करेंगे तब होगा क्या, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बी श्योर जैसा मैंने कहा एंड तक बने रहे इस वीडियो में। पर पहले आप अपना ओपिनियन यार बता दे कमेंट बॉक्स में, यानी आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है इस बैटल को, कौन सी टीम और कौन सी टीम हार सकती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताना। शुरुआत करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है यहाँ पर थॉर वर्सेस एल्सा वर्सेस ह्यूमन डॉज वर्सेस मेरा के बीच में। अगर ये चारों कैरेक्टर्स आपस में बैटल करते हैं एक साथ, एक रैंडम काउंटर अटैक हो जाता है इनका, तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले जो यहाँ पर नॉकआउट होगी वो मेरा होगी फ्रॉम एक्वामैन मूवी डीसी वाली। यहाँ पर देखो जो मेरा है वो सबसे पहले नॉकआउट इसलिए होगी क्योंकि उसके सामने जो अपोनेंट है जैसे कि थॉर, एल्सा एंड ह्यूमन डॉज, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है उसके अगेंस्ट, क्योंकि जो थॉर है वो गॉड ऑफ थंडर है एंड हाई स्केल पर वेदर को मैनिपुलेट करता है, एंड ये कुछ झलक भी नहीं है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज एंड फीड्स की। नाउ अगर एल्सा की बात की जाए तो वो इतनी पावरफुल है कि उसने अनजाने में ही एक पूरी सिटी को बर्फ में जमा दिया था, बस अनजाने में ही, और एक स्नोमैन को जिंदा कर दिया था। हाँ, कुछ ऐसी पावर्स को वो होल्ड करती है जो मेरा की सोच से भी परे है। यहाँ बात करूँ ह्यूमन डॉज की, तो जो ह्यूमन डॉज है वो अपनी फायर पावर की वजह से बहुत पावरफुल तो है ही, पर उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरा की फिजिकल एबिलिटीज को सरपास कर जाते हैं। और जो मेरा है वो एक हाई स्केल वाटर मैनिपुलेटर है, या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो हाई स्केल पर वाटर को मैनिपुलेट कर सकती है या करती है, पर जो मेरा है वो इतनी फिजिकली इनफ स्ट्रांग नहीं है कि वो इन सभी का सामना कर सके। हाँ, अपनी वाटर की एबिलिटी के चलते वो काफी हद तक इनको रोक सकेगी, पर जब वो बैटल करेगी थॉर से तो वो बहुत जल्दी नॉकआउट हो जाएगी। जब एल्सा से बैटल करेगी वो, तो जो एल्सा है फ्रोजन वाली, वो उसको काफी जल्दी नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके वाटर को वो इजीली बर्फ में कन्वर्ट कर सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसके अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। वहीं पर अगर बात करूं मैं यहाँ ह्यूमन डॉज की, तो जो ह्यूमन डॉज है वो उसके वाटर स्टाइल की एबिलिटी से थोड़ी दिक्कत में आ जाएगा, पर क्लोज बैटल होगी इनकी बहुत ज्यादा, पर एट दी एंड जो इस बैटल को विन करेगा वो ह्यूमन डॉज ही होगा। एंड ओवरऑल इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले मेरा नॉकआउट हो जाएगी। नाउ फिर नेक्स्ट किसकी बारी आएगी नॉकआउट होने की, वो होगा यहाँ पर ह्यूमन डॉज, क्योंकि फाइट के दौरान वो मेरा को तो नॉकआउट कर जाएगा, पर वो इतना केपेबल नहीं है कि वो गॉड ऑफ थंडर थॉर को नॉकआउट कर सके अपने फायर की एबिलिटी के चलते। क्योंकि देखो जो ह्यूमन डॉज की फायर है
वो उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी थॉर के ऊपर, क्योंकि देखो जो थॉर है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसने एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को खुद पर लिया है और काफ़ी देर तक उस चीज़ को सरवाइव किया है, और उसके सामने थॉर के लिए ह्यूमन डॉज के फायर अटैक कुछ भी नहीं है। जब उसके अटैक से थॉर पर कोई घंटा असर नहीं करने वाले हैं तो वो थॉर के अगेंस्ट जीतेगा कैसे? सो क्लियरली यहाँ पर जो थॉर है उसके सामने ह्यूमन डॉज नहीं टेक सकता। पर जब वो यहाँ बैटल करेगा एल्सा से जो फ्रोजन वाली है, तो बैटल के दौरान जो ह्यूमन डॉज है वो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जल्दी समझ जाएगा कि जो एल्सा है उसकी जो एबिलिटीज एंड पावर्स है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन डॉज को ओवरकम कर जाएगी। क्योंकि देखो जो ह्यूमन डॉज है हाँ वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड एंड काफ़ी एटीट्यूड वाला बंदा है और पावरफुल भी है, पर जो एल्सा है लिटरल में वो इतनी पोटेंशियल रखती है कि वो बार बार लगातार ह्यूमन डॉज को फ्रीज कर सके। और अगर ये भी इनफ नहीं होता है, क्योंकि फ्रीज करके ह्यूमन डॉज को रोका नहीं जा सकता, तो एल्सा के पास उसकी पूरी आर्मी है, वो एक आर्मी को क्रिएट कर सकती है बैटल लड़ते हुए ही। और उसके पास बजाय अपने आइस मैनिपुलेशन के भी और भी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज है। हाँ ह्यूमन डॉज स्किल्ड हैंड फिजिकल लेवल पे हम कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा पावरफुल है एल्सा से, पर कहीं ना कहीं जो एल्सा है वो हाई स्केल पर आइस को मैनिपुलेट करती है। मतलब देखो जो आइस को मैनिपुलेट करने का एल्सा का लेवल है वो ह्यूमन डॉज के फायर मैनिपुलेशन से कई गुना ज्यादा है। ठीक है, जाहिर सी बात है ह्यूमन डॉज के जो अटैक्स है उससे वो प्रोटेक्ट कर लेगी खुद को आराम से, पर ह्यूमन डॉज जो है वो एल्सा के अटैक से ज्यादा देर अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। पर ओवरऑल इस बैटल के एंड आते आते जो एल्सा है वो ज्यादा एडवांटेज एंड एबिलिटीज को होल्ड करती है अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर ह्यूमन डॉज से। नाउ ओवरऑल अब बात करते हैं लास्ट बैटल की, क्योंकि यहाँ पर अब बचे हैं सिर्फ दो ही कैंडिडेट, एक तो थॉर हो गया, दूसरी एल्सा हो गई। तो देखो जो एल्सा है फ्रोजन वाली वो बेहद पावरफुल है। हाँ वो हाई स्केल पर आइस को मैनिपुलेट कर सकती है एंड कहीं ना कहीं थॉर को टक्कर देने के लायक है, और इन दोनों की बैटल बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली है। पर ओवरऑल इस बैटल के अंत में जो विनर होगा वो कहीं ना कहीं थॉर होगा। जी आपने बिल्कुल सही गेस किया, और ये ऑब्वियस सी बात भी है, क्योंकि देखो जो एल्सा है उसको उसकी पावर्स नई मिली है, हल्का एक्सपीरियंस है अपनी पावर्स को उसको यूज करने का, एंड अच्छा खासा वॉर का एक्सपीरियंस भी नहीं है उसके पास। वहीं जो थॉर है उसने कई सारी वॉर्स लड़ी है, एक्सपीरियंस उसके पास कई गुना ज्यादा है एल्सा के मुकाबले में। साथ ही में उसके पास वेपन्स की काफी अच्छी एडवांटेज है, उसके पास स्किल्स की काफी ज्यादा अच्छी एडवांटेज है, एंड साथ ही में उसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट की पावर नहीं है वेदर की यानी कि थंडर की, वो काफी सारे अदर एलिमेंट्स की पावर्स को हल्का यूज कर सकता है। एंड साथ ही में जो उसका म्यूनिर है वो उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करता है, जो उसका स्टॉर्म ब्रेकर है वो उसको ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एट्रीब्यूट्स भी एल्सा के मुकाबले में ज्यादा है, एंड हर तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो थॉर है वो ज़्यादा पावरफुल है एल्सा के मुकाबले में। हाँ जो एल्सा है वो उसको काफ़ी देर तक फ्रोज करके रख सकती है, पर ये कोई नॉकआउट करने का तरीका नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वो कभी थॉर को नॉकआउट नहीं कर पाएगी, और जो थॉर है उसके बस कुछ ही सीरियस पंच काफ़ी होंगे एल्सा को नॉकआउट करने में इस बैटल के लिए। हाँ थोड़ी देर होगी थॉर को एल्सा को नॉकआउट करने में, पर एट द एंड जो इस बैटल का विजेता होगा वो थॉर ही होगा। सो ओवरऑल थॉर वर्सेस एल्सा वर्सेस ह्यूमन टॉर्च वर्सेस मेरा की जो ये आपस में खतरनाक मतलब बेहद खतरनाक बैटल हुई, इसमें जो विजेता निकल कर आता है थॉर, यानी कि ये पॉइंट मिलता है टीम थंडर को। बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2 की, जो कि होने जा रही है स्टॉर्म वर्सेस आइसमैन एक्समैन वाला वर्सेस हीट ब्लास्ट वर्सेस वाटर हैजर के बीच में। सो ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो सभी कैरेक्टर्स है वो डिफरेंट यूनिवर्सेस से, कुछ तो सेम, एक तरह से अगर देखा जाए ये दोनों ही सिमिलर यूनिवर्सेस से बिलोंग करते हैं। इनमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सिमिलर यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, बट कुछ ऐसे भी है अगर इन चारों का आपस में हम कंपैरिजन करें तो वो एक तरह से ऐसा है कि हम दो डिफरेंट यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ बिठा रहे हैं। तो यस अब ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस बैटल को जीतेगा कौन। सो नाउ शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा जानकर। तो यहाँ पर जो स्टॉर्म है वो एक्समैन से बिलोंग करती है एंड हाई लेवल पे वेदर को मैनिपुलेट कर सकती है, थंडर को मैनिपुलेट कर सकती है, लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकती है, एंड ओवरऑल इसकी जो एबिलिटीज है हाँ वो वेदर से रिलेटेड ही चीजें हैं। ये टॉर्नेडोज को क्रिएट कर सकती है, हाई स्केल पर बारिश भी करवा सकती है। नाउ
अब अगर बात करूँ मैं यहाँ पर आइसमैन की, तो जो आइसमैन है वो भी एक्समैन से ही बिलोंग करता है और साथ ही में वो हाई स्केल पर जो आइस है उसको मैनिपुलेट करता है। मतलब बहुत ज्यादा विशाल एक समुद्र को भी अगर वो चाहे तो हाँ वो आइस में कन्वर्ट कर सकता है अपनी फुल पावर पे। अब अगर बात करूँ मैं यहाँ पर हीट ब्लास्ट की, तो बेसिकली हीट ब्लास्ट एक बेन 10 का एलियन है जो कि मतलब फायर की एबिलिटी को होल्ड करता है। जब बेन 10 इस एलियन में कन्वर्ट होता है तो इसके पास फायर की एबिलिटी आ जाती है। हाँ, इसको अगर वाटर इसके ऊपर डाला जाए तो कुछ देर तक ये थोड़ी इसकी बत्ती बुझ जाती है, यानी कि इसकी जो अंदर की ज्वाला है वो थोड़ी देर के लिए ठंडी पड़ जाती है, पर फिर वापस से ये बत्ती वापस से आ जाती है, यानी कि अंदर की ज्वाला जो इसके अंदर है, अंदर की ज्वाला वो जाग जाती है। याद रखना इस प्रोसेस में टाइम लगता है और डिपेंड भी करता है कितने अमाउंट ऑफ पानी या आइस इसके ऊपर फेंकी गई है। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि आगे ये काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर हैजर है उसके साथ भी कुछ सिमिलर केस है। पर पहले जो यहाँ पर हीट ब्लास्ट है उसकी एक सबसे ज्यादा बड़ी वीकनेस ये भी है कि वो है तो बेन 10 ही ना, एक ह्यूमन ही, और इसलिए जब जो बेन 10 है उसके पास जो एक यंत्र है यानी कि ओमनीट्रिक्स, जिसकी मदद से वो या इस वॉच की मदद से जो बेन 10 है, हम सभी को पता है कि वो कन्वर्ट मतलब बदलता है सभी लेंस में, ट्रांसफॉर्म होता है। तो हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बैटरी जब लो होती है तो वो अपने आप ट्रांसफॉर्म कर देता है वापस से बेन 10 को उसके नॉर्मल फॉर्म में, और ऐसे में उसको कोई भी नॉकआउट कर जाता है। और सिमिलर वीकनेस यहाँ पर वाटर हैजर की भी होने वाली है। हालांकि अगर बेन 10 को जुकाम हुआ और तब वो हीट ब्लास्ट में बदला तो जो हीट ब्लास्ट है वो आग नहीं बल्कि आइस फेंकेगा। हाँ, ये बात थोड़ी अलग लगी है और काफी लोगों को पता नहीं थी, पर हाँ ऐसा है। अगर आपको ये डिफरेंट लगी तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। ओवरऑल अगर इन सभी के आपस में बैटल होती है जो, तो यहाँ पर जो स्ट्रोम है वो अपने वेदर मैनिपुलेशन की एबिलिटी का यूज करके बारिश भी करवा सकती है। ये बात आप याद रखना। बैटल के दौरान अगर वो ऐसी सिचुएशन बना देती है तो सबसे बड़ी एडवांटेज या डिसएडवांटेज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होने वाली है हीट ब्लास्ट को, क्योंकि उसे एक ऐसे वेदर में फाइट करनी पड़ेगी अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट जिसमें बारिश हो रही है, और इस तरह से यहाँ एक एडवांटेज मिल जाएगी स्ट्रोम को। और साथ ही में जो स्ट्रोम है वो सिर्फ बारिश ही नहीं करवा सकती है, टॉर्नेडोज जनरेट करा सकती है, अरे लाइटनिंग स्ट्राइक करा सकती है हीट ब्लास्ट के ऊपर। तो जो हीट ब्लास्ट है उसके मुकाबले में स्ट्रोम के पास ज्यादा एबिलिटीज है। तो हाँ, जो स्ट्रोम है वो हीट ब्लास्ट को तो नॉकआउट कर जाएगी, पर जब वो आइसमैन से भिड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो आइसमैन है वो उसको बराबर की टक्कर दे सकता है। पर पहले ये समझते हैं क्या जो आइसमैन है वो नॉकआउट कर सकता है यहाँ पर जो हीट ब्लास्ट है उसको। तो देखो, जो आइसमैन है वो हाई स्केल पर आइस को मैनिपुलेट करता है, और जब वो अटैक करेगा आइस वाले हीट ब्लास्ट के ऊपर तो कहीं ना कहीं इनकी जो बैटल है वो बराबर की होने वाली है, क्योंकि एक के पास आइस की ही एबिलिटी है, दूसरे के पास फायर की ही एबिलिटी है। एक बात याद रखो, जो यहाँ पर आइसमैन है वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो एक म्यूटेंट है। साथ ही में उसकी पावर्स उसकी खुद की एक्सटर्नली उसे नहीं मिली है। तो इस बैटल में जो हीट ब्लास्ट है वो काफी जल्दी, अगर उसकी बैटरी लो हो गई बेन 10 की, तो वो वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा और नॉकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बैटल को हीट ब्लास्ट हार सकता है। हालांकि जो हीट ब्लास्ट है उसके पास एक एबिलिटी है कि वो एक एलियन है, तो हमें पता नहीं एक्चुअल में उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, और कहीं ना कहीं एक एलियन होने की वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर हाँ सरपास कर सकती है आइसमैन की फिजिकल स्ट्रेंथ को। एंड एक तरह से उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से आग लगी रहती है, तो अगर नॉर्मली उसको फिजिकली मारे आइसमैन तो ऑब्वियसली उसको ही चोट पहुंचेगी आइसमैन को। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो फिजिकली अटैक करता ही नहीं है, वो अपनी आइस का ही यूज करेगा। एंड अगर वाटर हैजर की यहाँ पर बात की जाए तो देखो, जो वाटर हैजर है वो अपने वाटर की मदद से जब अटैक करेगा हीट ब्लास्ट के ऊपर तो कहीं ना कहीं जो हीट ब्लास्ट है उसको भी दिक्कत होगी, पर वाटर हैजर को भी दिक्कत होगी, क्योंकि जो हीट ब्लास्ट है कहीं ना कहीं उसकी फायर की एबिलिटी भी क्लैश होगी हीट ब्लास्ट के साथ में, और एक तरह से इन दोनों के अटैक से डिस्पेयर हो जाएंगे भाप के रूप में। जो हीट ब्लास्ट है उसके पास ये डिसएडवांटेज है कि अगर ज्यादा वाटर हैजर ने अपने वाटर का इस्तेमाल किया, क्योंकि जैसा मैंने कहा जो वाटर हैजर है वो अपने वाटर का इस्तेमाल ऐसे पानी बरसाने के लिए नहीं करता, वो उसका यूज एज अ वेपन करता है। तो वो कई तरीके से जो अपने वाटर है उसका अटैक कर सकता है हीट ब्लास्ट पर, उसको ऐसे मतलब काटने के लिए, उसके हाथ वगैरह काटने के लिए, या उसको नॉकआउट करने के लिए। ठीक है, तो ये तरीका नया होगा हीट ब्लास्ट के सामने ऐसे ओपोनेंट से भिड़ने का। तो ये एक डिसएडवांटेज यहाँ हीट ब्लास्ट के पास इस बैटल में। वही वाटर हैजर है उसके पास भी यही डिसएडवांटेज बनती है इस बैटल में, कि जो वाटर हैजर है उसका जो वाटर है वो रियली हमने देखा है कि कई बार थोड़ा कम हो जाता है या खत्म हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और वापस उसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे में हीट ब्लास्ट अटैक करके उसको नॉकआउट कर सकता है। तो वाटर हैजर के पास ये थोड़ी ड्रॉबैक है यहाँ पर ओवरऑल आइसमैन, हीट ब्लास्ट एंड वाटर हैजर, इनकी जब आपस में बैटल होगी तो ये तीनों वाली बैटल टाई वाली है। सो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, यानी कि इस
टाई वाली सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अगर एक हम प्रैक्टिकली करके देखें तो अगर आपको नहीं पता है ये जो बैटल है ये इन चारों के बीच में हो रही है। एक्चुअली एक जगह पर हम मान के चलते हैं बैटल हो रही है, ठीक है। तो ये चारों एक दूसरे के सामने है। जब स्टॉर्म हीट ब्लास्ट को देखेगी तो समझ जाएगी ये फायर स्टाइल वाला कैरेक्टर है, तो वो तभी वेदर को पूरी तरीके से बादला या कहते हैं हम क्लाउडी कर देगी और ऐसे में धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगेगी और हीट ब्लास्ट उस जगह से जा भी नहीं सकता क्योंकि अब सबकी नजरें उस पर है। तो आपस में जब इन सब में बैटल होती रहेगी तो उसमें जो हीट ब्लास्ट है उसकी जो पावर्स है वो आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ हीट ब्लास्ट नॉकआउट होगा, फिर कौन नॉकआउट होगा, फिर आइस मैन एंड वाटर हैजर, ये दोनों आपस में फाइट कर रहे होंगे और इनकी फाइट एंड तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि इन दोनों की पावर एंड एबिलिटीज इक्वल ही है एक दूसरे के अगेंस्ट में। अब ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो वाटर हैजर है ऑब्वियसली बैटल के दौरान अगर बैटल इनकी लंबी चली तो टाई तो होगी, पर उससे पहले हो सकता है वाटर हैजर वापस से बेन 10 में ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो ऐसे में वो भी इस बैटल से बाहर हो जाएगा। फिर लास्ट में बचेंगे स्टॉर्म एंड आइस मैन। तो कहीं ना कहीं जो ये बैटल है वो काफी लंबी चलने वाली है क्योंकि मौसम जैसा बताया बारिश हो रही है। फिर क्या पता इस चीज को देखकर जो स्टॉर्म है वो बारिश रोक दे, कुछ भी हो सकता है। पर ओवरऑल आइस मैन के पास एक फेक एबिलिटी होगी कि वो आइस के अटैक कर सकता है, पर जो स्टॉर्म है वो ऐसे ही एक्समैन की कैप्टन नहीं रह चुकी है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो आइस मैन को अच्छे से जानती है, उसके अटैक करने के तरीके को अच्छे से जानती है। इस तरीके से स्टॉर्म जो है वो अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज का ऐसा यूज कर सकती है आइस मैन के अगेंस्ट कि वो कुछ भी ना कर पाए और नॉकआउट हो जाए। सो ओवरऑल स्टॉर्म वर्सेस आइस मैन वर्सेस हीट ब्लास्ट वर्सेस वाटर हैजर की जो ये आपस में बैटल हुई खतरनाक, उसमें जो जीतती है वो है स्टॉर्म, यानी कि पॉइंट मिलता है एक और टीम थंडर को। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3 की, जो कि होने जा रही है माइटी थॉर वर्सेस सब जीरो वर्सेस स्कॉर्पियन वर्सेस एक्वामैन के बीच में। ओवरऑल यहाँ पर जो सबसे पहले नॉकआउट हो सकती है वो होगी यहाँ पर माइटी थॉर, क्योंकि मैं उसका ले रहा हूँ MCU वाला वर्जन और वो अभी मतलब अपनी पावर्स को जानना सीखी है, उनको यूज़ करना सीखी है, तो कहीं ना कहीं वो इतनी स्किल्ड नहीं है इनके अगेंस्ट में। तो जो सब जीरो है वो अपने आइस स्टाइल का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा जल्दी नॉकआउट कर देगा थॉर को, माइटी थॉर को। और स्कॉर्पियन भी अपने फायर स्टाइल का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा जल्दी नॉकआउट कर देगा माइटी थॉर को। एंड एक्वामैन भी अपनी फाइटिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज का यूज करके कहीं ना कहीं माइटी थॉर को काफी ज्यादा जल्दी नॉकआउट कर देगा। सो सबसे पहले माइटी थॉर यहाँ नॉकआउट होगी, फिर बारी आएगी यहाँ पर जो सब जीरो एंड स्कॉर्पियन है इन दोनों की। अब जो एक्वामैन है वो वेदर को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो इस सिनेरियो में बारिश नहीं करवा सकता क्योंकि तब स्कॉर्पियन के जीतने के चांसेस थोड़े कम हो सकते थे। पर ओवरऑल जो यहाँ पर टाई होगा वो होगा स्कॉर्पियन सब जीरो एंड स्कॉर्पियन की बैटल, क्योंकि देखो एक आइस स्टाइल वाला है एक फायर स्टाइल वाला है, इन दोनों की बैटल अगर चलेगी इन दोनों के अटैक्स भाप बन जाएगी आपस में टकरा कर। पर काफी सारे सिनेरियोज है कि 5 बार यहाँ पर स्कॉर्पियन जीते, 5 बार यहाँ पर सब जीरो जीते। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन दोनों की बैटल टाई होगी और हर बार भी जब ये आपस में बैटल करते हैं तो सिनेरियो टाई पर ही जाता है, इसलिए हम ये बैटल भी टाई पर रखेंगे। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं ना तो ये नॉकआउट हुए ना तो ये जीते। तो ओवरऑल इनकी सोलो बैटल कराएंगे हम एक्वामैन से और फिर देखेंगे क्या होता है। तो जो एक्वामैन है अगर वो सोलो में बैटल करता है पहले सब जीरो से तो क्या होगा। तो देखो जो सब जीरो है वो आइस को मैनिपुलेट करता है हाई स्केल पे, ठीक है। साथ ही में वो कॉम्बैट में काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसीलिए थोड़ी ना वो मॉर्टल कॉम्बैट का पार्ट है। तो इसीलिए जब इन दोनों में बैटल होगी तो कहीं ना कहीं जो एक्वामैन है वो फिजिकली इतना केपेबल है कि काफी हद तक वो दबाव एंड प्रेशर को झेल सकता है और इसी तरीके से वो सब जीरो के कोल्ड से कोल्ड अटैक को काफी मतलब कम टेम्परेचर, चाहे वो कितना भी लो टेम्परेचर कर दे तब भी एक्वामैन को ज्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि उसकी बॉडी काफी तापमान को झेल सकती है। ये हमने देखा है उसकी मूवीज में। एंड वो फिजिकली भी कितना ड्यूरेबल है ये भी हमने देखा है कई बार। तो जो सब जीरो है उसके काफी सारे अटैक्स एक्वामैन पर ज्यादा काम नहीं आने वाले हैं। हाँ वो जमा सकता है एक्वामैन को काफी देर के लिए, पर एक्वामैन के पास मत बोलो ट्राइटन ऑफ पोसाइडन है जिसकी मदद से वो काफी ज्यादा जल्दी उस जमे हुए बर्फ के ढेर को तोड़ देगा जिसमें वो जमा होगा। एंड अगर ये दोनों हैंड टू हैंड फाइट भी करते हैं तो जो एक्वामैन है वो बेहद स्किल्ड है, मतलब बेहद स्किल्ड, उसको वॉर का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसने काफी सारी फाइट्स भी लड़ी है एंड वो जस्टिस लीग टीम का मेंबर भी है। तो वो ऐसे ही नहीं है, उसकी जो कॉम्बैट स्किल्स है वो काफी सालों की है, काफी माहिर है उसमें वो। इसीलिए जब सब जीरो एंड एक्वामैन आपस में बैटल करेंगे तो एक्वामैन इस बैटल को जीत जाएगा। वहीं जब स्कॉर्पियन वर्सेस एक्वामैन की बैटल होगी तो वो बैटल देखने लायक होगी, पर ओवरऑल कहीं ना कहीं जो स्कॉर्पियन है वो भी उसके अगेंस्ट हार ही जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर एक्वामैन के पास काफी खतरनाक एबिलिटी है कि उसके पास वाटर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है अपने ट्राइटन की मदद से। वहीं जो स्कॉर्पियन है वो फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, नॉट एक्चुअली यूजिंग एक्सटर्नल वेपन बट हाँ वो खुद से फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। हालांकि एक्वामैन के पास ये एक ड्रॉबैक भी है कि उसके लिए उसे ट्राइटन की आवश्यकता पड़ती है अगर उसे वाटर को मैनिपुलेट करना है, पर ओवरऑल कर सकता है वो वाटर को मैनिपुलेट। एंड साथ ही में जो वो है एक्वामैन वो स्कॉर्पियन के सभी अटैक
अटैक्स को इजीली झेल सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक्वामैन की जो बॉडी है वो काफी दबाव को झेल सकती है और जो स्कॉर्पियन है वो अपने फायर स्टाइल से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता यहाँ पर एक्वामैन को। पर एक्वामैन अपने अटैक से, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से काफी डैमेज दे सकता है स्कॉर्पियन को। सो ओवरऑल स्कॉर्पियन वर्सेस एक्वामैन की बैटल में एक्वामैन विन करेगा। माइटी थॉर वर्सेस सब जीरो वर्सेस स्कॉर्पियन वर्सेस एक्वामैन की इस बैटल में एक्वामैन विन्स। सो इस तरह से 1 पॉइंट मिलता है टीम वाटर को। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4 की, जो कि होने जा रही है ओडिन वर्सेस लोकी वर्सेस लूसिफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस पोसाइडन फ्रॉम डीसी के बीच में। यहाँ पर जो बैटल है वो होने जा रही है गॉड्स के बीच, जो कि काफी खतरनाक बात है। पर सबसे पहले नॉकआउट कौन होगा इस बैटल में, तो वो होगा कहीं ना कहीं जो लोकी है वो, क्योंकि देखो जो यहाँ पर लोकी है वो एक गॉड तो हम कह सकते हैं, पर वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इन सभी को होल्ड कर सके या फिर इन सभी को नॉकआउट कर सके। सबसे पहले तो लोकी यहाँ पर नॉकआउट होगा, क्योंकि जो लोकी है हाँ वो आइस स्टाइल को यूज कर सकता है, क्योंकि वो एक फ्रॉस्ट जाइंट है, पर वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो ओडिन को नॉकआउट कर सके, या वो इतना पावरफुल भी नहीं है कि वो लूसिफर मॉर्निंग स्टार को नॉकआउट कर सके, और नॉट इवन इतना पावरफुल है कि वो पोसाइडन फ्रॉम डीसी को नॉकआउट कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉकआउट होगा लोकी। नाउ अब जब आगे नॉकआउट होने की बारी आएगी तब कौन होगा, क्योंकि देखो जो मार्वल के ओडिन है वो बेहद पावरफुल है। अब यहाँ पर मैं मार्वल कॉमिक्स की बात करूंगा, क्योंकि लूसिफर मॉर्निंग स्टार एंड पोसाइडन फ्रॉम डीसी इनका वर्जन मैं कॉमिक्स से ही ले रहा हूँ, इसीलिए ये फेयर रहेगा अगर मैं ओडिन का वर्जन भी कॉमिक का ही लूँ। एंड लोकी भी कॉमिक की बात कर रहा था मैं, पर ओवरऑल जो ओडिन है वो कॉमिक्स में बेहद पावरफुल दिखाए गए हैं। मतलब गैलेक्सी तक को वो इजिली डिस्ट्रॉय कर जाती है, इतनी उनकी पावर से बताई गई है। मतलब जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओडिन है वो कुछ भी नहीं है मार्वल कॉमिक की ओडिन के सामने में। उनकी फीट्स खतरनाक लेवल की दिखाई गई है मार्वल कॉमिक्स में, मतलब स्काई फादर लेवल की बीइंग एक्चुअल में कैसे होती है वो दिखाया गया है पूरे तरीके से। सो अगर बात करूं मैं यहाँ पर डीसी से पोसाइडन की, तो वो भी बेहद पावरफुल दिखाए गए हैं। हालांकि उनकी ज्यादा अपीयरेंस नहीं हमें देखने को मिली है डीसी कॉमिक्स में, इस वजह से हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है पोसाइडन के बारे में। बट इतना हम जानते हैं कि पोसाइडन गॉड ऑफ सी है, यानी कि समुद्र के देवता पोसाइडन है। इस वजह से वो हाई 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 मतलब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर वाटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पोसाइडन का बस एक ही वेपन यानी कि ट्राइटन एक्वामैन के पास है, और देख लो एक्वामैन सिर्फ ट्राइटन की मदद से कितना ज्यादा पावरफुल है। और ना केवल जो पोसाइडन है वो सी को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि सी के सभी क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे भी पता चलता है कि पोसाइडन एक्चुअल में कितने ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ उनका वेपन इतना ज्यादा पावर दे सकता है एक्वामैन को, तो देख लो खुद वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। सो इसीलिए जो पोसाइडन फ्रॉम डीसी कॉमिक्स है वो भी बेहद पावरफुल है। पर अगर बात करूं मैं यहाँ पर लूसिफर मॉर्निंग स्टार की, जो कि मार्वल नहीं डीसी कॉमिक्स से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर वो कितने पावरफुल है, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि देखो जो टॉप 3 बीइंग्स आते हैं डीसी कॉमिक्स से उनमें ये रैंक करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लूसिफर मॉर्निंग स्टार है वो बेहद ज्यादा पावरफुल दिखाए गए हैं पूरे डीसी यूनिवर्स में, डीसी के कॉमिक यूनिवर्स में। तो हम ये देख सकते हैं कि ये तीनों ही कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से ओडिन वर्सेस लूसिफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस पोसाइडन की जो ये बैटल है ये मैं टाई पे रखना चाहूंगा, स्पेशली पीपल्स चॉइस पर। यानी कि आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है इन तीनों कैरेक्टर्स में से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक प्रीव्यू मतलब एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, एक सेपरेट फुल वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, ये एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है। और अगर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया कि कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। इसको पीपल्स चॉइस पर रखते हैं, यानी कि आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सो यस, यहाँ पर ये बैटल हो जाती है टाई, और स्पेशली अगर देखा जाए तो पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5 की, जो कि होने जा रही है शज़ैम वर्सेस मिस्टर फ्रीज वर्सेस गोस्ट राइडर वर्सेस पर्सी जैक्सन के बीच में। अब यहाँ पर जो सबसे पहले नॉकआउट होगा, हाँ क्लियरली वो होगा मिस्टर फ्रीज। अब देखो वो बेसिकली एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, जो कि अपने एक्सटर्नली वेपन्स जो उसने बनाए हैं उसकी मदद से आइस को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब आइस गन है उसके पास, आइस सूट है, बस यही उसकी खासियत है और कुछ नहीं है। इसके चलते ना ही वो यहाँ शज़ैम को नॉकआउट कर सकता है, ना ही द गोस्ट राइडर को, ना ही पर्सी जैक्सन को। आगे जिसकी बारी आएगी वो यहाँ पर हो सकता है शज़ैम, क्योंकि देखो हाँ मैं जानता हूँ जो शज़ैम है उसके पास 6 डेमिगॉड्स के पावर से, पर एक्सपीरियंस में वो कहीं ना कहीं गोस्ट राइडर एंड पर्सी जैक्सन से बहुत पीछे है। पर जो शज़ैम है वो इस बैटल को विन करेगा, क्योंकि देखो भले ही उसके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, पर ये एक रैंडम काउंटर डेक है जिसका आंसर हम पावर लेवल के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो
जो पर्सी जैक्सन है उसके पास देखो उसके पिता पोसाइडन की एंड उसके कुछ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है जिसके चलते वो वाटर को हाई स्केल पर कंट्रोल कर सकता है। पर जो पर्सी जैक्सन है उसके पास वो सिर्फ एक ही डेमी गॉड है, ठीक है। जो शज़ैम है उसके पास 6 गॉड्स की पावर्स है। मैं यहाँ डेमी गॉड्स नहीं कह रहा, लिटरल में 6 गॉड्स की पावर्स जो है वो शज़ैम होल्ड करता है। और इसी वजह से जो शज़ैम है वो कहीं ना कहीं पर्सी जैक्सन को नॉकआउट करेगा। और यहाँ पर मैं पर्सी जैक्सन वो मूवीज वाले की बात कर रहा हूँ, मूवीज वाला वर्जन पर्सी जैक्सन का। यहाँ पर फोटो लग जाएगी, आपको लग जाएगा पता। तो वो इतना इनफ पावरफुल नहीं है कि वो शज़ैम या फिर गोस्ट राइडर को नॉकआउट कर सके। हाँ, इनको वो बराबरी की टक्कर दे देगा अगर उसका डीसी वाला वर्जन यहाँ पर काउंट करे, अगर उसको दिया जाए ऐसे ही, तो हाँ वो बहुत पावरफुल है। हाई स्केल पर वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है, बट फिर भी शज़ैम से उसकी बराबरी होगी या शज़ैम को वो नॉकआउट नहीं कर सकता अगर पावर लेवल पे यहाँ पर बात की जाए। तो पावर लेवल पर यहाँ पर 2 ही टॉप के कैरेक्टर्स है जो कि है शज़ैम एंड गोस्ट राइडर। तो अभी इन दोनों की पावर्स की बात करते हैं एंड फाइट कराते हैं और जानते हैं कौन जीतेगा। तो देखो जो शज़ैम है हाँ वो बेहद पावरफुल है, 6 गॉड्स की पावर्स को होल्ड करता है। पर जो गोस्ट राइडर है वो सिर्फ एक ही हेल गॉड ज़राटोस की पावर्स को होल्ड करता है। एंड साथ ही में जो गोस्ट राइडर है स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं जो शज़ैम है उसी जितना स्ट्रॉन्ग है, साथ ही में स्पीड में उसी जितना फास्ट है, और ड्यूरेबिलिटी भी इन दोनों की इक्वल है। पर बात जब आती है यहाँ एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा एबिलिटीज की, तो उसमें गोस्ट राइडर थोड़ा आगे है। हालांकि वो एक्सपीरियंस में ही आगे है, एक्स्ट्रा एबिलिटीज में जो शज़ैम एंड गोस्ट राइडर है वो दोनों ही क्लैश कर सकते हैं। पर ज्यादा खतरनाक एक्स्ट्रा एबिलिटीज गोस्ट राइडर के पास है। हालांकि खतरनाक एबिलिटीज यहाँ जो शज़ैम है उसके पास भी है, पर वो अभी एक किड है, अपनी एबिलिटीज को यूज करना सीख रहा है। और डीसी के कॉमिक यूनिवर्स में भी उसको एज अ किड ही दिखाया गया है। अभी के लिए उसको इतना मैच्योर नहीं किया गया है कि वो अपनी पावर्स को जो उसके पास एक्चुअल में दी गई है उनको फुल्ली यूज कर सके। तो अगर शज़ैम अपनी पावर्स को फुल्ली यूज नहीं करता है यहाँ गोस्ट राइडर के अगेंस्ट में, तो गोस्ट राइडर काफी ज्यादा जल्दी उससे नॉकआउट कर देगा। हालांकि जो गोस्ट राइडर है वो अपनी पेनिस्टीयर का यूज जब करेगा शज़ैम के ऊपर, तो उसने कुछ ऐसे खास कुछ पाप नहीं किए हैं तो जिसका उसे गिल्ट वगैरह हो, तो कहीं ना कहीं जो गोस्ट राइडर है वो उसकी आत्मा को कैद नहीं कर सकता। या कहते हैं जो गोस्ट राइडर है वो किसी पापी की आत्मा को चुरा सकता है अपनी पेनिस्ट्रियर से, उसकी उस पापी की आत्मा को कैद कर सकता है। वैसा नहीं कर सकता यहाँ शज़ैम के साथ वो, क्योंकि वो एक प्योर हार्टेड गुड बंदा, मतलब वो एक अच्छा प्योर हार्टेड गुड बंदा है जिसने कि कोई ऐसे कुछ बड़े क्राइम नहीं किया है जिसको उसे बहुत बड़ा रिग्रेट हो। शज़ैम वर्सेस गोस्ट राइडर की इस बैटल का विजेता तो एक ही होगा, तो वो कहीं ना कहीं है गोस्ट राइडर। सो यस, एक पॉइंट मिलता है यहाँ पर टीम फायर को, क्योंकि शज़ैम वर्सेस मिस्टर फ्रीज वर्सेस गोस्ट राइडर वर्सेस पर्सी जैक्सन की जो ये बैटल हुई उसमें जीता सिर्फ एक ही है, वो है यहाँ पर गोस्ट राइडर। सो 1 पॉइंट मिलता है टीम फायर को। नाउ अब बात करती है कंक्लूजन की, यानी कि कौन सी टीम ने कितने पॉइंट गेन किए और कौन सी टीम जीती। जो टीम थंडर है उसने गेन किया है 2 पॉइंट, जो टीम आइस है उसने गेन किया है 0 पॉइंट, जो टीम फायर है उसने गेन किया है 1 पॉइंट, एंड जो टीम वाटर है उसने भी गेन किया है 0 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं जो टीम आइस एंड वाटर है उसमें खतरनाक कैरेक्टर्स थे, पर उन्होंने ज्यादा पॉइंट गेन नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। हालांकि जो टीम थंडर है उन्होंने 2 पॉइंट गेन किया और जो टीम फायर उन्होंने वो 1 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं वो टीम वाटर से थोड़ा ऊपर तो आ गए, पर एक तरह से वो टीम वाटर की बराबरी में ही रहेगा क्योंकि वो भी नॉकआउट हो गए टीम थंडर से। जो पॉइंट्स आए यहाँ पर, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो विनिंग टीम है वो यहाँ पर टीम थंडर है। पर अगर आपको पावर लेवल के हिसाब से कंक्लूजन निकालना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हैं। क्या पता टीम फायर जीत जाए, क्या पता टीम वाटर जीत जाए, क्या पता टीम आइस जीत जाए, या फिर क्या पता टीम थंडर जीत जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है सिनेरियो। आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी। क्या टीम फायर जीतेगी, क्या टीम वाटर जीतेगी, क्या टीम थंडर जीतेगी, या फिर क्या टीम आइस जीतेगी। आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपका क्या ओपिनियन है। बाकी अगर किसी अंदर टॉपिक का सजेस्ट मुझे देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।